नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज। मैं मोनिका भारती। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश सरकार लॉकडाउन के बाद लगातार देश में उद्योगों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। इसी क्रम में बरेली के जिला अधिकारी नीतीश कुमार ने 100 दिन 100 उद्योग के नाम से एक मिशन की शुरुआत की है, जिसमें उद्योग लगाने के इच्छुक उद्यमियों को सभी सहूलियतें दी जाएंगी, जिससे वो जल्द से जल्द अपना उद्योग स्थापित कर सकें। उद्योगपतियों को यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि वह उद्योग लगाने के लिए सही स्थल का चयन करें और सभी संबंधित विभाग जल्द से जल्द उनकी मदद करके उनके उद्योग को स्थापित करने में मदद करेंगे। इस मिशन को लेकर आज एक कार्यक्रम जिला उद्योग केंद्र में आयोजित किया गया, जिसमें इस मिशन का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। और संबंधित विभाग इसमें नोडल अधिकारी नाम कर रहे हैं कि हर एक बुधवार को यहाँ आ जाएंगे और जो भी प्रपोजल्स हैं आप लोग कितने देंगे, फिर आपको आई थिंक टूरिज्म के अलावा इधर कोई पहुंचे होंगे स्टैंप ड्यूटी में भी अभी स्टैंप ड्यूटी उसमें हमने रजिस्ट्रेशन आपका ऑनलाइन ले लिया। इसके बाद गौरतलब है कि बरेली में बड़ी संख्या में उद्योगपति उद्योग लगाने के लिए आवेदन कर चुके हैं और बरेली में भोजीपुरा औद्योगिक क्षेत्र और परसाखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र, रजौ क्षेत्र समेत कई स्थान हैं जहां पर उद्योग संचालित हैं और नए उद्योग लगने की बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन विभागों के बीच समन्वय न होने के कारण उद्योगपति उद्योग लगाने में कठिनाई महसूस करते हैं। उनकी इसी समस्या को देखते हुए जिलाधिकारी ने यह पहल की है, जिसमें 100 दिन में 100 उद्योग लगाने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, इसका कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम लोग मिशन मोड में काम करेंगे। सभी डिपार्टमेंट्स को बुलाया गया है और इंडस्ट्री जो लगाने के इच्छुक हैं उनको भी बुलाया गया है और ये आज एक शुरुआत है और इसमें हम लोग 100 दिन तक वर्क करेंगे और इसका वीकली फॉलोअप होगा। हम लोग सभी अधिकारी और सभी जो इंडस्ट्री लगाने के इच्छुक हैं बैठेंगे एक साथ में और इनको एनओसी में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको दूर किया जाएगा। अभी हम लोग सभी पॉलिसीज़ का डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, सभी लोगों को बता रहे हैं कि कैसे किन पॉलिसीज़ का लाभ उठाया जा सकता है। और जैसे टूरिज्म पॉलिसी हो गया, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पॉलिसी है, सभी पॉलिसीज़ के बारे में यहाँ इंडस्ट्री के लोगों को, प्रतिनिधियों को बताया जा रहा है और आपके मीडिया के थ्रू भी लोगों को अवगत हो रहे हैं। और जो भी यूनिट लगाने के इच्छुक हैं उनको हम लोग पूरा जीएमडीआईसी केंद्र एक नोडल विभाग के रूप में यहाँ उभरेगा और उनको सहायता प्रदान की जाएगी। कैसे प्रक्रिया को ईज आउट किया जाएगा, सब पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी कि हम कैसे करेंगे। तो हमारा उद्देश्य है कि इसमें इसको ईज आउट करते हुए 100 डेज़ में कम से कम 100 इंडस्ट्री लगाएं, कम से कम है, और अधिक भी लगेगी तो हम लोग उसको अच्छा से प्रयास करेंगे। और इसी की कड़ी में सभी प्रेजेंटेशंस हो रहे हैं और उनके क्वेरीज जो हैं उसको सॉल्व किया जा रहा है और उनकी प्रक्रिया भी बताई जाएगी। उनको हैंड होल्डिंग भी किया जाएगा, कैसे आप लगा सकते हैं इंडस्ट्री, किन क्षेत्रों में लगा सकते हैं, क्या स्कोप्स हैं, क्या सब्सिडी हैं और इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, पूरी डिटेल जानकारी दी जाएगी इसकी। तो सर कौन कौन से क्षेत्र प्रायोरिटी पे रखे हैं यूनिट लगाने के लिए? नहीं, सभी क्षेत्र हमारे प्रायोरिटी पे। हम सभी पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट ऑफ यूपी की जितने पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पॉलिसीज़ हैं, सभी को हम लोग विस्तार पूर्वक बताएंगे और ये एक प्रक्रम है, चलता रहेगा हमारा। ये भी नहीं है कि रुकना है इसको, हर एक वीकली हम लोग इसको रिव्यू इसको करेंगे और इसके साथ हम सब पॉलिसी के बारे में बताएंगे। जो भी उद्यमी जो स्टार्टअप भी करना चाहते हैं, उन्हें प्रॉब्लम्स है टेक्निकल रूप से, वो नहीं जान रहे कि कौन से पॉलिसी हम लगा सकते हैं, क्या हमें लैंड यूज पैटर्न क्या है, हम लोग बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी में क्या लैंड यूज पैटर्न है। कई बार होता है कि लोग गलत जगह ज़मीन खरीद लेते हैं, बाद में दिक्कतें आती हैं, तो वो सब बताई जाएगी कि क्या पॉलिसीज़ के तहत फ्रेमवर्क में कौन से आपके लैंड्स आ रहे हैं, कौन इंडस्ट्रियल लैंड है, कौन से लैंड पे क्या किया जा सकता है। तो वो डिटेल जानकारी दी जाएगी आपको। मैप नक्शे वगैरह भी हम लोग दिखा रहे हैं उसमें और उसके तहत अवगत होंगे। तो जो भी उद्यमी अलग अलग क्षेत्रों में निवेश करना चाहते हैं उनको पूरा बताया जाएगा डिटेल रूप से और इसके तहत वो अप्लाई कर सकते हैं। जिला बरेली के नवाबगंज के गांव रिछौला क्याफतुल्ला में 3 दिन पहले 57 वर्षीय बुजुर्ग सूफी बन्ने बख्श जब अपने खेत पर काम करने के लिए गए तो वहां एक जंगली खूंखार सांड खेत में फसल को नष्ट कर रहा था। तो सूफी बन्ने बख्श ने खूंखार सांड को खेत से भगाने का प्रयास किया तो सांड ने बुजुर्ग पर जानलेवा हमला कर दिया। बुजुर्ग को सांड द्वारा पिटता देख गांव के लोगों ने लाठी व डंडों से सांड को भगाया और आनन फानन में घायल सूफी बन्ने बख्श को नगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। हालत नाजुक देखकर अस्पताल वालों ने बरेली रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसकी सूचना जब न्यूज के माध्यम से पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्षता सुनीता गंगवार को हुई, तब सुनीता गंगवार अपने सभी संगठन कार्यकर्ताओं के साथ मृतक बुजुर्ग के घर जा पहुंची और मृतक के परिवार को सरकार द्वारा आर्थिक मदद दिलाने की बात कही। आज उसी मामले को लेकर पैनी नजर की अध्यक्षता सुनीता गंगवार ने मृतक बुजुर्ग के परिवार के साथ
तहसील पहुंचकर तहसीलदार प्रदीप रमन को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की है कि बुजुर्ग बनने बख्श के परिजनों को सरकार की तरफ से मुआवजा मिले और जो आवारा सांड घूम रहे हैं उनको गौशाला में बंद कराएं। ज्ञापन देने पहुंचे पैनी नजर की कोषाध्यक्ष वाहिद अहमद, मास्टर सईद अहमद, एडवोकेट सैयद अहमद, एडवोकेट हारून, एडवोकेट दुर्गपाल व मास्टर हुजूर अहमद सहित काफी लोग व महिलाएं शामिल रहीं। 52 वर्ष जब वह अपने खेत पर काम करने गए थे तो एक जंगली खूंखार सांड खेत में था। वह अपने खेत में जैसे ही पहुंचे, सांड ने अचानक उन पर हमला कर दिया। उस समय वहां कोई नहीं था, वह अकेले थे। सांड ने अपने सींगों से उठाकर कई बार पटका, जिससे बनने बख्श गंभीर रूप से घायल हो गए। जब गांव वालों को जानकारी हुई तो उन्हें उठाकर नवाबगंज के सरकारी अस्पताल में ले गए। वहां उन्हें कोई सुविधा न मिल पाने के कारण उन्हें अस्पताल वालों ने जिला अस्पताल ले जाने को कहा, क्योंकि उनकी हालत नाजुक थी। घर वाले उन्हें लेकर बरेली के जिला अस्पताल में ले गए। जिला अस्पताल ने गंभीर मरीज को यह कहकर टाल दिया कि इनका 2 दिन बाद एक्सरे हो पाएगा। ये जवाब सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था पर सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। मजबूर परिवार मरीज को बरेली के एक प्राइवेट अस्पताल में ले गए। परिवार की माली हालत अच्छी न होने के कारण अस्पताल ने उन्हें घर ले जाने के लिए कह दिया कि इनका बचना मुश्किल है। यह सुनकर मजबूर परिवार उन्हें घर ले आया। उसी रात उनकी मृत्यु हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि सांड द्वारा हमला करने की यह पहली घटना नहीं है, कई लोगों पर सांड हमला कर चुके हैं। पूरे क्षेत्र में आवारा सांड घूम रहे हैं। यदि किसी के द्वारा अपने बचाव में सांड या गाय पर लठ से हाँकने पर समाज के कई प्रकार के सांड व गाय रक्षक दल कोहराम मचाने के लिए निकल आते हैं, वह लोगों को मारने चल देते हैं। मगर इंसानों की इन जानवरों द्वारा जान लेने पर ये दल विलुप्त हो जाते, तब कोई नहीं निकलता। अतः प्रशासन से अनुरोध है कि इस समस्या पर संज्ञान लेते हुए ऐसे खतरनाक पशुओं को गौशालाओं में रखवाया जाए। रोडों, खेतों व बस्तियों में खुले आम न घूमने दिया जाए, जो एक इंसानों की जान ले रहे हैं। प्रशासन से ये भी अनुरोध है कि पीड़ित परिवार के व्यक्ति की क्षतिपूर्ति तो नहीं की जा सकती है, परंतु प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाई जाए। कुतुबखाने पर निर्माण होने वाले पुल का निर्णय होने के बाद लगातार व्यापारियों में आक्रोश है। उनका मानना है कि कुतुबखाने पर पुल निर्माण में काफ़ी समय लगेगा, जिससे हमारा व्यापार चौपट हो जाएगा, जिसको लेकर सभी व्यापारी मंगलवार को महापौर डॉक्टर उमेश गौतम से मिले, जहां उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें मांग की है कि पुल निर्माण का फैसला तुरंत वापस लिया जाए। ऐसा नहीं हुआ तो हम आंदोलन करेंगे, जिस पर महापौर डॉक्टर उमेश गौतम ने बताया कि अभी इसका नक्शा नहीं बनाया। नक्शा बनने के बाद व्यापारियों के साथ बैठक कर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने 4 व्हीलर के लिए पार्किंग की व्यवस्था जल्द होने की बात कही है। बात रखे हैं कि बिना आपके कुछ नहीं होगा। अगर हम यहाँ हैं तो आप ही की वजह से हैं, इसलिए हम आपके खिलाफ नहीं है, ना हम किसी भी व्यापारी के खिलाफ। हमारा कहना ये है कि देखिए व्यापारियों को भी सुविधा हो। मैंने उनको बोला है, क्योंकि ये जैसे श्यामतगंज में पुल बना था, जो बीच में बहुत मोटे मोटे पिलर बना दिए गए और सारी रोड भी खराब हो गई, यातायात भी बाधित हुआ, ऐसा पुल का डिजाइन ही नहीं बनेगा। अभी तो डिजाइन पे अभी हमारी ही वार्ता चल रही, पहले तो हम ही संतुष्ट हो जाएं, उसके बाद हम आपसे वार्ता करें। तो अभी क्योंकि जो अब नए डिजाइन आ गए हैं, वो जो उल्टा यू होता है उस तरह की डिजाइन है। पिलर छोटे बनते हैं, किनारों से बनते हैं, जिससे कि बीच का जो आवागमन है वो कहीं भी बाधित नहीं होता। नए डिजाइन के पुल नोएडा में बन चुके हैं, दिल्ली में बन चुके हैं, वहां जाके देखे जा सकते हैं। उनकी चौड़ाई भी कम होती है, वो इतने चौड़े नहीं होते, क्योंकि 2 पुल बनते हैं, बीच में एक ही बनता है। 2 बनते हैं, उनकी चौड़ाई ज्यादा से ज्यादा 3-3 फुट होती है, तो वो रास्ता बाधित नहीं करते कभी भी। तो उसके बारे में हमने कहा है कि अगर उस तरह का डिजाइन बना सकते हैं और 11 महीने में उसको पूरा कर सकते हैं, तब तो वो हमारे पास लेके भी आए, नहीं तो सिर्फ ये फाइल में ही रहेगा। ठीक है। और उसमें भी दूसरी बात यह है कि बनने के जो नक्शा आने के बाद आप लोगों से वार्ता होगी, आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोगों को लगेगा नहीं इसमें सारे जो आपने पॉइंट रखे हैं उसमें सारे पॉइंटों का समाधान है, उसमें जिला अस्पताल में भी जाने में दिक्कत नहीं है, व्यापारियों को उसमें कोई नुकसान नहीं है, किसी भी दुकानदार भाई को, चाहे वो होलसेल का हो चाहे वो रिटेलर का हो, उसमें कोई नुकसान नहीं है। उसी सूरत में पुल बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। मैं आपके साथ खड़ा हूं। हम लोगों ने अभी सभी व्यापारियों ने मेयर साहब से भेंट की है, उन्होंने अपनी समस्या बताई है कि व्यापारी बहुत ज़्यादा संकट में आ जाएंगे पुल का निर्माण होने से। 50 सालों से रोजी रोटी जिनकी चल रही है सब एकदम गर्त में चले जाएंगे। व्यापारियों के हितों की सुरक्षा की जाए।
तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हर प्रकार से व्यापारियों के हितों की सुरक्षा की जाएगी, व्यापारियों का पूरा साथ दिया जाएगा किसी भी काम को करने से पहले। कुछ सर छोटे व्यापारी ऐसे हैं जहाँ पर अभी देखा भी हो नगर निगम के माध्यम से काफ़ी अतिक्रमण किया गया जो जिससे सर यातायात बहुत बाधित होता है। व्यापारियों ने पूरी तरह से आश्वासन दिया है कि सभी प्रकार का अतिक्रमण हटाया जाएगा। ऐसा ना, अतिक्रमण की जो मेन वजह है वो पार्किंग का ना होना। अगर आप शहर में कहीं पे भी जाओगे, सबसे मेन परेशानी जो है, जिसने भी स्कूटी चाहिए जहाँ चाहा टेका और टेक के चला गया। अगर आप किसी भी गली में जाओगे, जैसे पहले कोहाड़ा पीर से जाके कुमार टाकिस तक जो लोग भी था बाईपास निकल के जाते थे, जैसे गली नवाबान से निकल गए, मनियारू गली से निकल गए, मनियारू गली में नवाबो गली में आप जाओगे तो उन्होंने एक पार्किंग अड्डा बना दिया। ये जितने मीडिया रिप्रेजेंटेटिव आते हैं सब उन्होंने अपनी गाड़ियाँ टेक के वहाँ से चले गए और वो दिन भर वहाँ जाम रहता है। अगर वो गाड़ी वहाँ से हट जाए तो वहाँ से ट्रैफिक पास हो जाएगा, रिक्शा भी पास हो जाएगी, पैदल लोग भी पास हो जाएंगे, बाइक भी पास हो जाएगी। सबसे मेन समस्या जो है हमारे शहर की वो ये है इंक्रोचमेंट और प्लस पार्किंग का उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम पार्किंग बनाएंगे मोती पार्क के अंदर पहले, उसके बाद कोहाड़ा पीर में भी पार्किंग बनाने का आश्वासन दिया। और हमारा कहना तो यह है कि कोहाड़ा पीर पे पार्किंग होना चाहिए और कुमार टाकिस पे पार्किंग होना चाहिए, वो भी फ्री होना चाहिए। क्योंकि दिन में अगर 20 बार आदमी स्कूटर खड़ी करते जाएगा तो 5-5 रुपये कहाँ से देगा, समझे आप। फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। और दुकानदार जो है, हम समेत हम भी दुकानदार हैं, कि अपनी दुकान के आगे कोई भी माल ना लगाएं, और माल लगाएं तो उसके लिए सख्त कार्रवाई होना चाहिए। आज तक होता क्या है कि पुलिस आती है, माल हटा दिया जाता है, पुलिस जाती है, उसके पीछे पीछे फिर माल वैसे ही लगा दिया जाता है। तो अगर कोई ऐसा करता है, हम समेत कोई भी, तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर्जन वेलफेयर ने भीषण ठंड को देखते हुए जलवाए अलाव। बरेली सर्जन वेलफेयर सोसाइटी की टीम ने कपकपाती ठंड को देखते हुए शहर में जगह जगह दैनिक श्रमिकों और सड़क किनारे रहने वाले गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए मंगलवार को अलाव जलवाए। अध्यक्ष दिशा सक्सेना ने जानकारी दी है, इस साल पारा 2 से 3 डिग्री तक पहुंच गया। कई सालों की ठंड का रिकॉर्ड इस बार टूटा है। सोसाइटी जहां भी किसी जरूरतमंद को देख रही है, उसे लगातार कंबल वितरित कर रही है। लोगों की मांग को देखते हुए बड़े दिन पर भारी संख्या में ऊनी कपड़ों की कंबल जरूरतमंदों में बांके बिहारी मंदिर राजेंद्र नगर के निकट बांटे जाएंगे। मीडिया प्रभारी एकता सक्सेना ने कहा, यदि अपनी कमाई से कुछ हिस्सा जरूरतमंदों को जरूर देना चाहिए, इससे उनके चेहरे पे जो मुस्कान दिखाई देती है वो अनमोल है। उपाध्यक्ष चित्रा जौहरी ने कहा है कि इस तरह के सामाजिक सेवा के कार्य हमारी सोसाइटी हमेशा से करती आ रही है और आगे भी ये कार्य अनवरत जारी रहेगा। नमस्कार, मैं दीक्षा सक्सेना, सर्जन वेलफेयर सोसाइटी की प्रेसिडेंट। आज हम लोगों का हमारे पास में कंटिन्यू डिमांड आ रही थी कि इस भीषण जो कपकपाती सर्दी है, इसमें यदि हो सके तो आप अलाव का इंतज़ाम करवा दे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो हमारी सोसाइटी ने इसी कड़ी में आज हमारा बांके बिहारी के सामने जो चौराहा है वहाँ पर शील चौराहा है, सिलेक्शन पॉइंट का चौराहा है, एसएससी प्लाजा का चौराहा है और भी जितने डेला पी चौराहा है, सभी पे हमने आज अलाव की व्यवस्था की है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये व्यवस्था पूरी ठंड में निरंतर संस्था के द्वारा जारी रहेगी। और इसके अलावा मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी कि 25 दिसंबर को हमारी टीम के द्वारा गर्म कपड़े और भारी मात्रा में और कंबलों का वितरण किया जाएगा राजेंद्र नगर में बांके बिहारी मंदिर पर। तो ये हर साल ही हम लोग करते हैं और एक तरह से चाहे आप इसको क्रिसमस का गिफ्ट कह लीजिए या बड़े दिन का तोहफा कह लीजिए, हमारी टीम के द्वारा हर साल ही ये इन लोगों के लिए एक उपहार हम लोग देते हैं। और जिस तरह से रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं तो इसी हिसाब से हम लोग अरेंजमेंट करते जा रहे हैं। और मैं अपनी पूरी टीम का भी, जितनी हमारी लेडीज़ हैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और अत्यंत हर्ष के साथ बताना चाहूँगी कि कपकपाती ठंड में उन लोगों ने जो ये इनिशिएटिव लिया है लोगों की डिमांड पर, उसके लिए बहुत ही खुशी की बात है। और इसी तरह मैं और हमारी टीम कार्य करते रहें। इस तरह के सामाजिक सेवा के कार्य हम लोग लगातार कर रहे हैं और आगे भी निरंतर अनवरत जारी रहेंगे।
किसान एकता संघ के पदाधिकारी बैठे श्रमिक अनशन पर। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए जो कानून लागू किया गया है उसका लगातार विरोध देखा जा रहा है। इसी कड़ी में किसान एकता संघ के पदाधिकारी मंगलवार को दामोदर स्वरूप पार्क में श्रमिक अनशन पर बैठ गए। उनके पदाधिकारियों का मानना है कि किसान देश का अन्नदाता है। सरकार लगातार किसानों का उत्पीड़न कर रही है और कानून वापस ना लेने की कसम खाई है और हमने भी निर्णय लिया है कि जब तक यह कानून वापस नहीं होगा तब तक लगातार विरोध करते रहेंगे। ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। किसान एकता संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।